हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार, आज की वीडियो हमारी होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 14 इग्नाइट जेई बैच का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये अपने आप में एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। जैसे हम पिछले 4-5 लेक्चर से गॉस लॉ पढ़ते आ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि डिफरेंट बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो उसी तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं तुम्हारी जेई मेन और एडवांस के अंदर। तो चलो इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, ये कैविटी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमारा वीडियो का टाइटल भी है आज का, एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कंडक्टर से रिलेटेड। तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कैविटी प्रॉब्लम से भी इसका यूज आएगा। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। इनमें से एक दो मैं ऑलरेडी शायद पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी एक दो नए भी होंगे। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। तो लेट से तुम्हारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टिंग शेल मान सॉरी कंडक्टर है, बेसिकली सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है। मैं सॉलिड कंडक्टर ही बोलता हूँ। लेट से एक सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं एक चार्ज प्लस क्यू लाऊंगा और इस कंडक्टर को दूंगा। तो एक चीज हम इस पे ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दे रहे हैं तो वो उसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, इस तरीके से, है ना। अंदर कुछ भी चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर चार्ज चला गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी ना, जैसे स्फेरिकल वॉल्यूम में जो चार्ज था, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि एक चार्ज स्फीयर है ना, पिछले से पिछले लेक्चर में, जिसमें इस तरीके से वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला था, जो आया था हमारा अंदर के पॉइंट्स के लिए रो आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो जो केस था वो केवल इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि इंसुलेटर्स में ही हो सकता है। कंडक्टर में वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर को अगर मैं कोई भी चार्ज प्लस क्यू दूंगा तो, या माइनस चार्ज, कैसा भी चार्ज, तो वो उसके केवल आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। और क्यों करेगा ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। क्योंकि अगर अंदर चार्ज चला गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि इंसुलेटर्स के केस में भी हुई थी। हमने कैलकुलेट किया था कि अगर सेंटर से आर दूरी पर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आती थी, कितनी, रो आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर फोर्स लगेगा और वो चार्ज मूव कर जाएगा। और चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर मूव कर गया, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गई, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन ही नहीं रही, चार्ज स्टैटिक रहा ही नहीं। तो अब तुम बोलोगे भैया ऐसा तो इंसुलेटर में भी हो सकता है। इंसुलेटर में अंदर चार्ज भरा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, तो वो भी मूव कर जाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं करता? तो उसका आंसर यही है यार कि ये बेसिक कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। ये हमने एकदम पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और जैसे ही उनको हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, तो वो अपने, मतलब वो मूव कर जाते हैं। बहुत लूजली बाउंड होते हैं, अपने न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से बाउंड नहीं होते, और वो आराम से इसमें मूव कर सकते हैं। बट जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस से इतने अच्छे से बाउंड होते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी गई तो उनका जो आपस में बाइंडिंग है वो इतना अच्छा होता है कि जो प्लस माइनस है वो आपस में इतने अच्छे से बाइंड होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी गई तो भी वो चार्ज मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंसुलेटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भी तो भी अगर उसमें अंदर चार्ज है तो वो मूव नहीं करेगा। बट कंडक्टर में वो मूव कर जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कंडक्टर को अगर मैंने कोई भी चार्ज दिया है तो वो उसके सरफेस, आउटर सरफेस पर ही डिसाइड करेगा, अंदर डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि अंदर हो गया तो अंदर करंट हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ कि आउटर सरफेस पर डिसाइड करेगा, वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन के लिए है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम देखोगे कि अंदर वाला जो चार्ज है वो भी, मतलब कंडक्टर के अंदर भी चार्ज होगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और वो मूव भी करेगा। ठीक है, तो चार्ज मूव कर जाएगा तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा, फिर उसकी बात हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे। ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में क्या अंदर कंडक्टर के चार्ज हो सकता है? नहीं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मैंने दे दिया। अब इसको उससे कंफ्यूज मत करना। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, एक हमने स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। हमने बोला था इस तरीके का स्फेरिकल शेल है, एक सेकेंड, इस तरीके का स्फेरिकल शेल है ना। ठीक है, तो शेल पर तो जाहिर सी बात है अंदर, क्योंकि ये अंदर वॉइड है ना, यहाँ पर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर ही होगा। तो वो इसलिए सरफेस पर चार्ज था क्योंकि वो शेल था। ये क्या है, सॉलिड बॉल टाइप की समझ लो, बट कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग अगर सॉलिड बॉल है तो क्या उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको उस शेल वाली कंडीशन से कंफ्यूज मत कर लेना। ठीक है, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। चलो ठीक है, तो सरफेस के, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज आ गया, हम बोलते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये हम कैसे कंक्लूड करते थे भाई? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हम बोलते थे कि इसके अंदर अगर मैं इस तरीके की कोई गॉसियन सरफेस ले लूं, है ना, इस तरीके की अगर कोई गॉसियन सरफेस ले लूं सेंटर से आर दूरी पर, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार
इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम बोलते थे कि क्यू इनसाइड तो जीरो है क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ से हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड जीरो है। ठीक है, ये तो हो गया। बट अब तुम देख लो एक और तरीके से, इसका मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ कि जनरली इसको हम जनरल अब प्रूफ ही कर देते हैं कि क्यों जीरो होती है, वो देख सकते हो तुम। लेट से ये इसका सेंटर है ना, सेंटर बना दिया ओ। अब इसमें मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, कौन सा, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी। इस तरीके का पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है जनरल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक इस तरीके का एलिमेंट लूंगा छोटा सा। एक सेकेंड इधर, है ना, एक सेकेंड यार, अरे क्या हो रहा है, सेंटर हटाई दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक इस तरीके का मैं एलिमेंट लूंगा, देखना ध्यान से। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इस पर, इस तरीके से, ये वाला, ये एलिमेंट है। इस पर चार्ज लेट से डी क्यू है ना। चलो, और हाँ, ये चार्ज प्लस क्यू जो इस पे आया था, इस पे लेट से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वो है सिग्मा। ठीक है, चलो, तो ये डी क्यू चार्ज है ना। और अब मैं इसी के अपोजिट एक एलिमेंट लूंगा, जैसे मैं इसको अगर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये एलिमेंट आया, ये थोड़ा उससे बड़ा आया है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अ, इसके चार्ज को मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट से इसको अगर मैं डी क्यू वन बोल रहा हूँ, तो इसको डी क्यू टू टाइप का बोल देता हूँ, ठीक है, या क्यू वन क्यू टू भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो अब क्या है कि इस वाले की वजह से, मतलब ये जो ये इधर साइड वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये बन बहुत बड़ा गया, इतना बड़ा नहीं आएगा, वो हमने जो एकदम बहुत बड़ा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा। इसको मैं बोल देता हूँ ई वन बार। और इधर वाले की वजह से, जो इधर एलिमेंट बनाया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और लेट्स मैं इसको बोलता हूँ ई टू बार, है ना। चलो, क्योंकि जस्ट लाइक पॉइंट चार्जेस हैं ये, छोटे छोटे एलिमेंट, तो जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज हम लिख सकते हैं। तो ई वन बार की अगर मैं, और अगर मैं ई एट पॉइंट पी लिखूं, वो सिंपली ई वन बार प्लस ई टू बार हो जाना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मैं वेक्टोरली ऐड कर दूं। अब ई वन लिखते हैं, ई वन क्या होगा भाई, के डी क्यू वन, ध्यान से देखना, के डी क्यू वन, ये के क्यू बाई, लेट से ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ आर वन, है ना। इस पी से मतलब इस पॉइंट पी से ये वाली दूरी को मैं बोल देता हूँ आर वन बाई आर वन स्क्वायर, प्लस ई टू की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा के, इसका चार्ज है डी क्यू टू बाई इस चीज को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है ये वाली, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ आर टू बाई आर टू स्क्वायर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। इन दोनों इस तरीके से एलिमेंट लेने का फायदा क्या है, ध्यान से देखना, कि ये जो सॉलिड एंगल है और ये जो सॉलिड एंगल है, क्या ये दोनों सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट, मतलब जैसे वर्टिकली अपोजिट होते हैं, सॉरी, हाँ, जैसे वर्टिकली अपोजिट होते हैं अपने उसमें, क्या कहते हैं, अरे क्या, प्लेनर एंगल में, उसी तरीके से ये भी है। तो ये सेम टाइप का, तुम्हें रियलाइज भी हो गया होगा ये, है ना, फील करना पड़ेगा कि ये अगर ये दोनों कोण हैं तो ये दोनों का सॉलिड एंगल सेम है, इस तरीके से, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की वजह से बने हैं, तो ये और ये एंगल सेम होगा, तो ये दोनों सॉलिड एंगल सेम हो गए। तो इसका सॉलिड एंगल मैं लेट से बोल देता हूँ डी ओमेगा वन, है ना, और इसको मैं बोलता हूँ डी ओमेगा टू, है ना। तो अपने को एक चीज पता चल गई कि डी ओमेगा वन जो है वो बराबर है डी ओमेगा टू के। ठीक है भाई, तो डी ओमेगा वन की वैल्यू क्या होगी, डी एस वन बाय आर वन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डी एस टू बाई आर टू स्क्वायर। डी एस वन डी एस टू इनके एरियाज हो गए इन एलिमेंट्स के। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब जरा ये डी क्यू वन को लिखो। अगर इस छोटे चार्ज डी क्यू वन को मेरे को लिखना है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया लिख दूंगा मैं, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू के, चार्ज पर यूनिट एरिया है हमारा सिग्मा, और एरिया इसका कितना हो जाएगा, डी एस वन। और ये माइनस लगा लेना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे ना, यहाँ पर ये देखो बाहर में है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं तो दिख ही रहा है। ठीक है, बाई आर वन स्क्वायर माइनस के, इस डी क्यू टू को मैं लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, इसका एरिया हमने माना है डी एस टू, तो के सिग्मा डी एस टू बाई आर टू स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखो, डी एस वन बाई आर वन स्क्वायर और डी एस टू बाई आर टू स्क्वायर तो सेम ही है, लेट से मैं इसको बोलता हूँ वही डी ओमेगा, है ना। चलो, तो यहाँ से लिख सकता हूँ के सिग्मा, ये वाली पूरी वैल्यू बन जाएगी डी ओमेगा, माइनस के सिग्मा, और अब डी एस टू बाई आर टू स्क्वायर भी बन जाएगा तुम्हारा डी ओमेगा, तो ये आ जाएगा जीरो।
तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो आ जाएगी, नल वेक्टर या जीरो, ठीक है, जो भी बोलना चाहो। नल वेक्टर मतलब वेक्टोरली लिख रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड लिख रहा है तो जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉलिड एंगल कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और बस यही है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। ये भी गॉस लॉ का यूज करके हम डिराइव करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लेट से हमारे पास एक इस तरीके का कंडक्टर है ना, ये स्फेरिकल कंडक्टर ही मान लो, ठीक है। इस पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऑन इट सरफेस, सिग्मा से, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके बहुत क्लोज अगर हम आएंगे, ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर बोल सकता हूँ इसको, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर लिख लो, है ना। इसके अगर हम बहुत क्लोज कोई पॉइंट पर आएंगे, लेट से ये पॉइंट है या कोई भी बहुत क्लोज पॉइंट है, पहली बात, बहुत क्लोज पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, इस तरीके से डायरेक्शन, ठीक है। ये बताने की अब जरूरत नहीं लग रही है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो परपेंडिकुलर होगी, तो बहुत क्लोज भी परपेंडिकुलर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई साइलेंट नॉट, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चलो, ठीक है। इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, है ना। चलो इसको पहले प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव ऐसे करेंगे कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है। ये तरीके का, इस तरीके का काम हमने अभी किया है गॉस लॉ में, जब हम शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हम एक इस तरीके की एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ध्यान से देखना। अरे कहाँ गया, हाँ, एक गॉसियन सरफेस ले ली मैंने इस तरीके की, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप, ये एलिमेंट को सर्कुलर टाइप छोटा सा एलिमेंट है, तो उसी के साथ मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, ध्यान से देखना, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलो भाई, गॉसियन सरफेस ले ली। अब तुम एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट है ना। तो एक चीज तुम बोल सकते हो, अगर मैं इन सरफेसेस को नाम दे दूं, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ 1, इस वाले सरफेस को मैं बोल देता हूँ 2, इस वाले को मैं बोल देता हूँ 3, और मतलब बस तीन ही सरफेस हुए, सर्कुलर सेक्शन और दोनों सर्कुलर सेक्शन और इसका कर्व सेक्शन, ठीक है, दो, ये तीन सर्फेसेस हुए। जो 2 वाला है वो कर्व सेक्शन है, और 1 और 3 तुम्हारे सर्कुलर सेक्शन है। तो एक चीज तो क्लियर है कि फाई टू तो जीरो होगा, क्लियर। फाई टू क्यों जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसी सी है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो फाई टू तो जीरो होगा, ये कर्व सेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा नहीं। क्या फाई थ्री का कोई फ्लक्स होगा, तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर ई बार इनसाइड तो जीरो होगा ना कंडक्टर के, अभी हमने ऊपर देखा। तो फाई थ्री भी जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। अब नेट नेट जो फ्लक्स बचा फाई नेट, वो हो जाएगा तुम्हारा फाइव वन के बराबर, और वो कितना होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगा लेते हैं, है ना। क्यू इन कितना होगा भाई, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, ये वाले सरफेस का एरिया लेट से मैं बोल देता हूँ डीएस है ना। तो सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाइव वन, है ना। इस फाइव वन को कैसे लिखूंगा मैं, ई बार डॉट डी ए बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई इंटू डी एस। कैसे, ई डी एस कैसे लिखा मैंने, ध्यान से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस बार का अगर मैं डॉट लूंगा, क्योंकि डीएस बार इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो कॉस जीरो हो गया, है ना। तो सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ई डॉट डीएस को ई डीएस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ई डीएस कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो ई डीएस, ठीक है, चलो। और अब ये जो डीएस है, ये एरिया और ये जो ये वाला एरिया था, ये दोनों बराबर ही तो है, उसी का तो प्रोजेक्शन आगे लिया, मतलब बेसिकली एक छोटी सी पाइप टाइप की इमेजिन कर लो। तो जो ये क्रॉस सेक्शन है वही ये भी एरिया है, बराबर ही है। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से मैं डीएस डीएस कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है। तो वेरी क्लोज टू सरफेस, इस तरीके से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ खास ऐसा वो नहीं है, ठीक है, चलो। अब इसी में मेरा तुमसे सवाल है कि लेट से मेरे पास इस तरीके का कोई कंडक्टर है, एक बार रुकना जरा, ढंग से बना लेता हूँ। अरे यार क्या है,
ठीक है, लेट से इस टाइप का कुछ कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें तुम्हें साथ साथ दिख रहा है, अब इसमें मैं अगर क्यू चार्ज दूं, है ना, तो इस तरीके से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेट से, है ना, कि इधर देखो बहुत पास पास चार्ज है और इधर बहुत दूर दूर चार्ज है ना। अब बेसिकली सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी। लेट से इस एरिया का जो सिग्मा है, सिग्मा 2 बोल देता हूँ इसको, ये सिग्मा 1 बोल देता हूँ इसको, है ना, और ये जो इस टाइप की साइड का एरिया है इसका सिग्मा हो गया सिग्मा 2। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाले में, लेट से इस पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये कंडक्टर से परपेंडिकुलर होगी पहली बात, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेट से, है ना, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, है ना, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ की चार्ज डेंसिटी लेट से सिग्मा 2 है, तो वो सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एक चीज क्लियर हुई कि अगर जैसे अब ये तो यूनिफॉर्म टाइप का था जिसमें पूरा सिग्मा यूनिफॉर्म था, यहाँ पर क्या है, अलग अलग सिग्मा है, एक कंडक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी हम एक चीज बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सिग्मा लोकल बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो आसपास का सिग्मा है उस, मतलब अगर किसी कंडक्टर के बहुत पास, किसी कंडक्टर के बहुत पास एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ का लोकल जो सिग्मा है वो है सिग्मा 1, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगी सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, दिख ही रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है। तो बोल सकते हैं इन दिस केस, जैसे ये वाला है, इसमें सिग्मा 1 हमारा सिग्मा 2 से ज्यादा है, तो E1 भी E2 से ज्यादा हो जाएगा, दिख रहा है आराम से, ठीक है। तो ये एक चीज हम और बोल सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे, एक तो ये कि एक्चुअली में एक्चुअली में हाँ, दो ही कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये हमने सॉलिड एंगल का यूज करके यहाँ पर प्रूव कर लिया। इसको हम ऑलरेडी एक बार गॉस लॉ से प्रूव कर चुके थे कि क्यू इन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, उस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि अगर कोई कंडक्टर है, उसके बहुत क्लोज हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर की, ठीक है। और अगर इस तरीके का है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पर्टिकुलर लोकल सिग्मा के ऊपर डिपेंड करेगी चीजें, तो सिग्मा लोकल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, वो भी हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं अपने आज के उस टॉपिक पर जिसके जो इस लेक्चर का टाइटल भी था, चार्ज इनसाइड कैविटी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, चार्ज इनसाइड कैविटी। तो इस तरीके का इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये एक हमारे पास कंडक्टिंग ब्रिक है, इसमें लिखा हुआ है कंडक्टिंग ब्रिक, और इसके सेंटर पर यहाँ पर ला करके हमने एक प्लस क्यू टाइप का चार्ज इस तरीके से रख दिया, ठीक है। ये एक एलिप्स टाइप की समझ लो, और इस तरीके की ये ब्रिक हो गई, इसके सेंटर पर ला करके हमने ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो अब ये बोल रहा है कि सारे सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज है ये बताओ, और रफली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल कितने कितने एरिया में है ना, ये वाला, ये जो शेडेड एरिया है, ये है तुम्हारा कंडक्टिंग मटेरियल, तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती, है ना, ठीक है। और यहाँ क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ये अंदर वाले में? तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज तो रखा ही है और यहाँ पर कोई कंडक्टिंग मटेरियल तो है नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, बट इस कंडक्टिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो चलो ठीक है, इसी फैक्ट का यूज करके अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ कहाँ कितना। और एक चीज और, इसके क्या वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है इस पूरे एरिया में, क्योंकि कंडक्टिंग ब्रिक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कंडक्टिंग ब्रिक है तो अंदर वॉल्यूम में कोई चार्ज होगा नहीं। तो चार्ज हो कहाँ कहाँ सकता है इसके अलावा, इस सरफेस पर और इस आउटर सरफेस पर, दो सरफेसेस हो गई इस ब्रिक की, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस, तो इन पर चार्ज हो सकता है, इसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा, और अंदर ही हमने प्लस क्यू रख ही दिया है। चलो देखते हैं। तो इसी फैक्ट का यूज करके अब हम इन सरफेसेस का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसको नीचे ले लेते हैं फिगर को, है ना, ये रहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल इससे जस्ट सटी हुई थोड़ी सी दूरी पर इस तरीके की एक मैं गॉसियन सरफेस लेता हूँ इस तरीके की, ठीक है, देखना ध्यान से। ये, अब इस गॉसियन सरफेस की खास बात क्या है, ये बिल्कुल जस्ट इससे सटी हुई है, ठीक है, इनर सरफेस से जस्ट थोड़ी सी आगे, है ना, इस तरीके की गॉसियन सरफेस हो गई। इसकी खास बात ये है कि इस पूरे, ये आ गई कंडक्टिंग रीजन के अंदर, और कंडक्टिंग रीजन के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं। तो इसके लिए अगर मैं गॉस लॉ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा? जब हमें आरएचएस भी हमारा जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए, है ना। बट अभी देखो, अभी क्या क्यू इनसाइड जीरो है? नहीं है, क्योंकि अंदर तो एक प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है।
तो जाहिर सी बात है इसमें एक माइनस क्यू चार्ज अमाउंट का चार्ज और होगा, तब जाके ये नेट चार्ज जीरो होगा। वो माइनस क्यू कैसा होगा, इस पर इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा अंदर वाली सरफेस पर। तो इसके अंदर वाली सरफेस पर एक चार्ज अपीयर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितनी होगी, उसकी उसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू। इस तरीके से, इस तरीके का माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस क्यू। क्यों आया ये तुमने देख लिया लॉजिक, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। चलो, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। आउटर सरफेस पर क्या कोई चार्ज होगा। तो अब आउटर सरफेस पर चार्ज होगा या नहीं, इस ये बहुत बेसिक चार्ज का प्रिंसिपल है, हमें पता है कि चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, है ना। तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, मतलब इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा कंडक्टर था इसका चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। बट अब इस कंडक्टर के इनर वॉल पर तो हमने एक माइनस क्यू का चार्ज दे दिया, है ना। तो अगर अब बाहर वाली सरफेस पर जीरो चार्ज होगा, तो नेट नेट इस कंडक्टर की सरफेस पर एक माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो गया। जब हमने चार्ज दिया ही नहीं तो माइनस क्यू अपीयर कहाँ से हो गया, वो नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा इस तरीके से अपीयर, है ना। तो इसके आउटर सरफेस पर इस तरीके से प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू के बराबर, है ना। समझे बात को। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अंदर वाली सरफेस पर एक्चुअली में माइनस चार्ज आया कहाँ से, है ना। देखना ध्यान से, अंदर वाली सरफेस पर माइनस चार्ज आया यहाँ से कि इसकी आउटर सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है अंदर की तरफ ट्रांसफर हो गए, है ना। तो इसलिए नेट कंडक्टर का चार्ज तो जीरो ही रहा, बट आउटर सरफेस पर एक प्लस चार्ज अपीयर हो गया और इनर सरफेस पर एक माइनस चार्ज अपीयर हो गया। और इस तरीके से तुम अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। अगर मैं फाइनल आंसर ड्रॉ कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, प्लस क्यू इस पर था ही, इस पर इंड्यूस हो गया अंदर की तरफ माइनस क्यू, और बाहर के सरफेस पर प्लस क्यू। चलो भाई, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, अब ये बोल रहा था कि रफली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर दो। आओ करते हैं। तो ये अपन ने चार्जेस ड्रॉ कर लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि फिर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेसिकली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कंडक्टिंग रीजन में, बट इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और इसके आउटर सर्फेस इस तरीके से माइनस चार्ज है ना। और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि बाहर एक प्लस चार्ज है। पहले बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर पर इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कुछ इस तरीके की बन जाएगी, एक मिनट, है ना, ऐसे, जो कि परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होंगी सरफेस से। ये भी हम बात कर चुके हैं कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, और वो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, वहां पर करंट फ्लो करा देगा, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लाइन्स बनानी पड़ेंगी नहीं तो। एक मिनट। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब अंदर के पॉइंट्स की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो अंदर देखो ये सेंटर पर प्लस क्यू था, तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होंगी इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी हर डायरेक्शन में। प्लस क्यू टाइप के चार्ज से तो ऐसे ही अपने पड़ी है ना। और जो ये माइनस क्यू चार्ज है इस पे ऐसे ऐसे टर्मिनेट होनी चाहिए, है ना, हर जगह परपेंडिकुलरली 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 परपेंडिकुलरली, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ रफली ऐसी बन जाएंगी, देखना ध्यान से, है ना। जैसे अब ये वाले पॉइंट की बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रही हैं, है ना। इस तरीके से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम कैविटी प्रॉब्लम में चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इस रीजन में क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग रीजन है, तो इसमें ना कोई चार्ज होगा ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगेन वही कंडक्टिंग ब्रिक है, बट अब की बार बस फर्क ये है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग ब्रिक दे दी और जिसके सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया। बेसिकली ये वाला कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होगी नहीं, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। तो इस स्फेरिकल कैविटी, ये बेसिकली कैविटी है, इसके सेंटर पर एकदम ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। देन शो चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो इस सरफेस पर और इस सरफेस पर चार्ज बताओ, ठीक है, बेसिकली।
और डिस्कस अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिस्कस करो कि मतलब ये जो चार्ज इस पर आएगा और इस पर आएगा, ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि ये ऊपर वाले केस में तो दिख ही रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ही होगा, क्योंकि ये सरफेस ही डिफरेंट है। इस वाले रीजन में तुम्हें ज्यादा चार्ज दिखेगा, मतलब वही सिग्मा लोकल पर डिपेंड करेगा, जहां पर सिग्मा ज्यादा है वहाँ चार्ज ज्यादा, उस तरीके का। तो इसमें हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते कि कहाँ पर सिग्मा कितना क्या होगा, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। बट क्या इस पे कमेंट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप की सिचुएशन है, स्फेरिकल टाइप की, तो इसमें हम कमेंट कर सकते हैं कि सिग्मा यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा, वही अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यूज एट रेडियल डिस्टेंस आर। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके जब हम आर दूरी पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है फॉर ये तीनों टाइप के पॉइंट, आर लेस देन आर वन, आर बिटवीन आर वन एंड आर टू, एंड आर ग्रेटर देन आर टू। तो आर लेस देन आर वन मतलब ये वाला पूरा रीजन है ना, आर आर वन और आर टू के बीच वाला यानी कि ये पूरा ब्रिक वाला रीजन, और आर टू से बाहर वाला यानी कि ये आउटसाइड रीजन पूरा, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों टाइप के पॉइंट्स के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखनी है इसके बाद, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि चार्ज कितना होगा और कहाँ यूनिफॉर्म होगा, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, ये रहा, सेकंड यार, इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, ये रहा। हाँ, तो वही गॉस लॉ वाले लॉजिक से अगर तुम यहाँ से एक इस तरीके का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, है ना, ये रहा, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जीरो होगा, विच इम्प्लाइज क्यू इन जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला सरफेस है इस पे इस तरीके से माइनस चार्ज आ गया होगा, ये, और ये माइनस कितना होगा, माइनस क्यू होगा, ठीक है, माइनस क्यू होगा। और इसकी वजह से क्योंकि बाहर वाला सरफेस उस पे चार्ज पूरे कंडक्टर पर कंजर्व होना चाहिए, तो बाहर वाले सरफेस पर इस तरीके से चार्ज आ जाएगा प्लस, है ना, कितना, प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर जैसे ये हमारा क्यू सेंटर पर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेंगी, कैसी, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके की, है ना, ये एक सेकेंड, ये, अरे यार, सारी लाइन बनानी पड़ेंगी क्या? हाँ चलो बना लेते हैं। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेंगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, तो इस वजह से अगर ये क्यू सेंटर पर है, तो ये वाला जो चार्ज अब की बार डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये अंदर वाला, ये माइनस क्यू वाला, है ना, ये ये यूनिफॉर्म रहेगा, है ना, और बाहर वाला भी यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो हर जगह सिग्मा मतलब बराबर ही चार्ज, बेसिकली ये पूरा यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। बट अगर हम कुछ ऐसा कर देते, ध्यान से देखना, अगर ये क्यू हमारा यहाँ ना होकर के यहाँ कहीं होता, लेट से इस जगह पर होता, तो अगेन अपने को नेट अंदर चार्ज जीरो करना है, ठीक है, मतलब वो होगा तो माइनस क्यू चार्ज ही इस पर भी, और इस पर प्लस क्यू, है ना। बट अब की बार ये जो माइनस वाला चार्ज है, ये कुछ ऐसा होगा कि इस तरफ माइनस ज्यादा होगा क्यू के पास वाले एरिया में, और इधर दूर होगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें खुद दिख जाएंगी ना, अगर तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे इस तरीके की बनेंगी, देखना ध्यान से, ये पेंडिकुलरली टर्मिनेट होने वाली बनानी चाहिए थी, इस तरीके से इधर काफी डेंस डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगी, और इधर तुम्हें बहुत दूर दूर मिलेंगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो अब की बार साफ साफ दिख रहा है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज आएगा, ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म, और बाहर वाले पर आएगा प्लस क्यू, तो बाहर वाले पर क्या होगा, बाहर वाले पर स्टिल यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में क्यू की पोजीशन कुछ भी करूं, उससे केवल अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ेगा, बेसिकली यही बात यहाँ पे समझनी थी, बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर आएगा प्लस क्यू जो कि होगा यूनिफॉर्म अगेन, ठीक है। तो अगर क्यू सेंटर पर है, देख सकते हो, है ना, अगर क्यू सेंटर पर है तो तुम्हारा ये जो माइनस क्यू है अंदर वाला, ये यूनिफॉर्म, और बाहर वाला यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म रहेगा। ये कब है, जब इफ प्लस क्यू इज एट द सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक है। और अगर ये हम सेंटर से शिफ्ट कर दें, लेट से जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, अगर माइनस क्यू जो तुम्हारा प्लस क्यू है वो सेंटर पर ना होकर के कैविटी के अंदर ही है, बट किसी और जगह पर है, सेंटर पर नहीं है, तो सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं होगी इस केस में। ये जो अंदर वाला इंड्यूस चार्ज आएगा तुम्हारा, ये अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस क्यू, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, बट स्टिल जो बाहर वाला
जो आउटर सरफेस का चार्ज है वो तब भी यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो ये कब है, जब इफ क्यू इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, सेंटर ऑफ द कैविटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसने बोल रहा है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फॉर ऑल सच पॉइंट्स, मतलब पहले R1 से पीछे वाले पॉइंट्स के लिए, मतलब ये अगर मैं पी टाइप का पॉइंट बोलूँ तो कुछ इस तरीके का, ये है पॉइंट पी जो कि आर और R1 के बीच में है, मतलब बेसिकली सेंटर से लेकर के R1 से पहले कैविटी के अंदर का पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा क्यू जो कि कैविटी जो कि तुम्हारे कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, ब्रिक का पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आर जो कोई बाहर का पॉइंट है, ठीक है। तो एक चीज तो साफ दिख रही है कि इस ऐसे क्यू पॉइंट्स के लिए जितने भी पॉइंट्स इस कंडक्टिंग ब्रिक के अंदर आ रहे हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं ये पी टाइप के पॉइंट्स के लिए जो अंदर का पॉइंट है, ठीक है। चलो तो इसके लिए ध्यान से देखो, अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ड्रॉ कर लूँ तो इस तरीके का माइनस चार्ज था इस सरफेस पर, है ना, माइनस क्यू, और बाहर वाले पर इस तरीके से प्लस क्यू, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, तो जो ये पी पॉइंट है ना, इसके लिए ये चार्ज बाहर है, देखना ध्यान से, ये चार्ज बाहर है और ये चार्ज भी बाहर है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगी, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड, है ना। तो इस पर जो फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू की वजह से होगी, है ना। तो इसकी फील्ड अगर अपन लिखें इस पॉइंट पी के लिए तो हम लिख सकते हैं ई बार एट पी जो होगी वो होगी के क्यू, ये प्लस क्यू की वजह से, बाई ये डिस्टेंस लेट से यहाँ से आर दूरी पर है ये पॉइंट, है ना, बाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ऐसा अंदर का कोई भी पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ही होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर कैप वही, ठीक है, मतलब रेडियल डिस्टेंस पर। तो ये अपन इनसाइड पॉइंट्स के लिए लिख सकते हैं, फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पॉइंट्स सच दैट आर इज लेस देन R1, लेस देन इक्वल टू R1, ठीक है। तो ये R1 के अंदर वाले जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब R1 से R2 की अगर अपन बात करें, R जो है वो R1 से R2 के बीच में आ जाए, R1 से बड़ा हो R और R2 से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके के क्यू टाइप के पॉइंट सारे, है ना, क्यू टाइप के पॉइंट्स। तो इनके लिए तो साफ साफ दिख रहा है कंडक्टर के अंदर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना। और वैसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो एक तो आएगी प्लस क्यू की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगी प्लस क्यू की वजह से, है ना। लेट से ये कितनी दूरी पर है, लेट से यहाँ से आर दूरी पर है ना भाई, जनरल आर। तो इस प्लस क्यू की वजह से आएगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि ये बेसिकली इसके लिए अभी शेल टाइप का हो गया ना। और एक शेल के आउटर पॉइंट, शेल के आउटर पॉइंट हमने कल के लेक्चर में बात, सॉरी कल से पिछले कल से पहले वाले पिछले 2 लेक्चर पहले हमने बात की थी, जब हमने स्फेरिकल सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि अगर कोई एक स्फेरिकल शेल टाइप का है ना, जिसके केवल आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे अगर हम बाहर का कोई पॉइंट ले लें तो उसके बाहर के पॉइंट के लिए वो भी एक पॉइंट लाइक चार्ज सिचुएटेड एट इट सेंटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इसके लिए ये माइनस क्यू यहाँ पर सिचुएटेड माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये जो बाहर वाला तीसरा चार्ज हो गया अपना, ये बाहर वाला प्लस क्यू, ये तो इसके तो ये अंदर आ रहा है, ये वाला पॉइंट इसके तो अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। हमने ये भी देखा था कि अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं उसकी वजह से, ठीक है। तो अगेन प्लस जीरो, तो तीसरे वाले की वजह से जीरो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट देंगे। चलो अब आर ग्रेटर देन R2 की बात करें, यानी कि आउटर पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, है ना, ये आर टाइप का पॉइंट। तो कोई पॉइंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आर को मैं कहीं और बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करके। तो लेट से ये आर दूरी पर गए, ये हमने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट आर, ठीक है। तो इस पॉइंट का की अगर हम बात करें इस तरह के बाहर के पॉइंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तीनों की वजह से लिख लेते हैं। पहले ये सेंटर वाले प्लस क्यू की वजह से लिखेंगे, तो वो आएगा ई बार एट आर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेंटर वाले प्लस क्यू की वजह से जो पहले से था। अब ये इंड्यूस इनसाइड सरफेस पर जो इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू, उसकी वजह से लिखें तो वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कैसे लिखा, क्योंकि इसके लिए अगेन ये एक शेल टाइप का है जिसके बाहर का पॉइंट है, तो ये शेल जस्ट लाइक का पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हम माइनस क्यू मान सकते हैं इसकी जगह। तीसरा, अब ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू वाले सरफेस के भी बाहर का पॉइंट है ये, तो इसके लिए अगेन ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा सिचुएटेड एट द सेंटर यहाँ पर।
तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये एक और एक इससे काट दो, तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर ई बार एट आर। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए इस तरीके से, फॉर आर ग्रेटर देन आर टू के लिए इस तरीके से बिहेव करेगा ये, ठीक है, लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो वो तो दिख भी रहा है, लाइक का पॉइंट चार्ज किया, पॉइंट चार्ज जो सेंटर पर था वही उसी का इंड्यूस का इफेक्ट नलीफाई हो गया बेसिकली, यहाँ और यहाँ जो इंड्यूस हुआ एक्चुअली में ये आर दोनों के बाहर चला गया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब अगर मैं अगर बोलूँ एक बार हम इसको नीचे करके लिख लेते हैं फाइनली, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ अगर इस तरीके से बनाना चाहूँ, तो ध्यान से देखो। हम्म यहाँ से यहाँ तक के लिए, है ना, मैं बोल सकता हूँ ये कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इस वाले रीजन के लिए मैं बोल सकता हूँ 0 है, और इससे बाहर के पूरे रीजन के लिए फिर मैं बोल सकता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। चलो, हाँ, ओके, तो ये हो गया। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक रेडियल डिस्टेंस आर के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस तरीके की कंडक्टिंग ब्रिक गिवन है अपने को, ठीक है। अब की बार तुम्हें दिख रहा होगा बाहर की सरफेस कुछ नॉन यूनिफॉर्म टाइप की और अंदर की स्फेरिकल कैविटी है। कंडक्टिंग ब्लॉक विद स्फेरिकल कैविटी इज देयर, ठीक है। अ चार्ज प्लस क्यू इज टू बी केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर के सेंटर पर हमने प्लस क्यू रख दिया, वो दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, ये देख लो, ये वाला, है ना। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी हुज रेडियस इज कैपिटल आर। तो इस कैविटी का रेडियस दिया है ये कैपिटल आर, ओके। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर वॉल ऑफ स्फेरिकल कैविटी एंड सरफेस एस। तो कितना चार्ज होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यही कमेंट करने को अपने को बोल रहा है। तो ध्यान से देखो कि अंदर जो इस पे चार्ज होगा, पहली बात समझ में आ रहा है कि ये माइनस क्यू होगा, और बाहर वाले पर प्लस क्यू होगा, खटाक से ये तुम्हें अब करना आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंदर वाला वही लॉजिक की गॉसियन सरफेस लेंगे तो क्यू इन जीरो, और बाहर वाले का तुम्हें दिख ही रहा होगा कि प्लस क्यू टाइप का है ना, क्योंकि नेट कंडक्टिंग ब्रिक पर चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये दिख रहा है कि अंदर वाला जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, वही अगेन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी सारी, है ना, इस तरीके से ऐसी, है ना, ठीक है। तो ये तो यूनिफॉर्म होगा। बाहर वाले पर ऐसा है कि बाहर वाले पर जो चार्ज आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि सरफेस ही नॉन यूनिफॉर्म है। तो कहीं पर सिग्मा ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो ये अपने आप दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म आएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो हम ये इसमें साफ साफ बोल सकते हैं, बस यही तुम्हारा क्वेश्चन था, कि जो इनर सरफेस है उस पर तो यूनिफॉर्म होगा, और जो आउटर सरफेस है उस पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा अब की बार। तो ये भी हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इनर में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों की पॉसिबिलिटी थी, अगर हम कैविटी में सेंटर से शिफ्ट कर दें उसको, तो जो स्फेरिकल वाला क्वेश्चन किया हमने। और बाहर वाले में जो है तब, क्योंकि बाहर से स्फेरिकल ही था सरफेस, तो बाहर वाले का यूनिफॉर्म था। अब की बार देखो इनर वाला यूनिफॉर्म हो गया, बाहर वाला नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि बाहर से सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें बोल रहा है इफ क्यू इज नाउ शिफ्टेड टू सम पॉइंट पी। अब इस क्यू को हमने शिफ्ट करके इस पॉइंट पर रख दिया, लाइक, है ना, बट स्टिल इनसाइड द कैविटी। तो अब बताओ कि चार्ज कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कितना कैसा होगा। मतलब वो क्यू सेंटर से हटा के हमने किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, तो बस वही बात है कि अपना समझ में आ रहा है, चार्ज पहली बात इस पर माइनस क्यू ही होगा और इस पर प्लस क्यू ही होगा, इस पर कोई बात फर्क है ही नहीं इसमें। बट अंदर वाला अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटर होता था तब यूनिफॉर्म होता, सेंटर से हटाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इस पे बाहर वाले पर भी अगेन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है ही। तो इस तरीके से कर लेंगे। थर्ड पार्ट, ठीक है, तो इस पे लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ, इनर भी नॉन यूनिफॉर्म अब की बार, और आउटर भी नॉन यूनिफॉर्म की बार, है ना। चलो भाई, क्लियर हो गया होगा, आगे आते हैं। अब ये बोल रहा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू द चार्ज अपीयर्ड ऑन इनर वॉल ऑफ स्फेरिकल कैविटी। चलो, पॉइंट एम कैसा था ये हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था, ये पॉइंट हम ये पूरा फिगर नीचे ले लेते हैं, कॉपी। इसमें बोल रहा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू चार्ज अपीयर्ड ऑन इनर वॉल ऑफ स्फेरिकल कैविटी। तो जो इनर वॉल ऑफ स्फेरिकल कैविटी पर चार्ज आया, ये इस वॉल पर जो चार्ज आया, ये वाले पे जो माइनस क्यू अपन ने यहाँ पे लिखा है ना, माइनस क्यू, ठीक है। तो इस माइनस क्यू, एक मिनट, हाँ मैं ग्रीन से लिख लो। तो इसकी वजह से इस पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो,
तो केवल इसकी वजह से पूछ रहा है, तो इसके लिए ये किस तरीके का केस हो गया, इस तरीके की कैविटी जो भी थी, है ना, है ना, ये इसके अंदर के सरफेस पर इस तरीके से माइनस क्यू चार्ज है, सरफेस पर बेसिकली माइनस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर से y दूरी पर ये पॉइंट m है ना। तो ये तो बहुत आसान है, शेल से अगर हम बाहर के पॉइंट के लिए लिखते हैं तो वो सिंपली लाई का पॉइंट चार्ज हो जाता है। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इस शेल की जगह एक यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस के क्यू बाय वाई स्क्वायर वाई कैप, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि के क्यू बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई कैप, है ना ऐसा। यानी कि डायरेक्शन दिख ही रही होगी फिर जो है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इधर तरफ हो जाएगी। समझ में आई बात, है ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि नेट, क्या तुम बता सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा, है ना, देखना ध्यान से। क्या तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो बाहर के लिए, है ना, ध्यान से देखो। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इसमें हमने इसलिए पूछा इनसाइड कैविटी की वजह से, क्योंकि तुम इस केस में इनसाइड की वजह से बता लेते, इस प्लस क्यू की वजह से बता लेते, बट क्या तुम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस सरफेस पर ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो प्लस क्यू इसके आउटर सरफेस पर आया है, क्या इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पर एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ? तो इसका आंसर है मैं नहीं लिख सकता हूँ, है ना। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, उसका एक रीजन है, ठीक है। फ्लक्स लिख सकते थे बट फील्ड नहीं लिख सकते। तो अब तुम ये बोलोगे भैया, जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने किया, मैंने तुम्हें बोला कि जैसे हमने ये इस तरीके का स्फेरिकल कैविटी वाला जो क्वेश्चन किया था अभी, तो मैंने बोला था यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलीफाई कर दे रहे हैं बाहर के पॉइंट के लिए, और केवल इस अंदर वाले प्लस क्यू की वजह से चार्ज आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। तो तुम बोलोगे भैया यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि अंदर वाले प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस क्यू और ये जो प्लस क्यू इस कंडक्टर पे अंदर बाहर आया है, इसकी वजह से नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। तो ऐसा है कि अगर ये बाहर वाली सरफेस भी स्फेरिकल होती तब ये चीज हो सकती थी, बट वो क्यों हो रही थी तुम्हें याद आया? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि स्फीयर के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्फीयर के अगर सरफेस पर चार्ज है इस तरीके से, और इसके बाहर का हम कोई भी पॉइंट लें एट अ डिस्टेंस आर, तो इसके लिए ये स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है जो कि सेंटर पर सिचुएटेड हो। बट क्या ये सेम चीज हम इस तरीके की बॉडी के लिए कह सकते हैं कि इसके बाहर का कोई पॉइंट हो जो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है, तो इसके हर बाहर के पॉइंट के लिए ये जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट एट सेंटर बिहेव करेगा? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं इसके लिए, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर बॉडी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉडी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो ये जो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर आया है, इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लेट से अपने पास इस तरीके का एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है कंडक्टिंग शेल, है ना, कंडक्टिंग शेल। शेल पर ध्यान देना, शेल का मतलब ये अंदर से खोखला है बट है कंडक्टर, ठीक है। और इस पर ऑलरेडी एक प्लस क्यू टाइप का चार्ज इसके सरफेस पर इस तरीके से प्रेजेंट है ना, प्लस क्यू टाइप का चार्ज। अब मैंने क्या किया, एक क्यू नॉट चार्ज लाया मैं, और ले आकर के इसके सेंटर पर रख दिया, ठीक है, प्लस क्यू नॉट, है ना। अब तुम ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया सेंटर पर कैसे रख दिया, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं। तो अगर ये कंडक्टिंग शेल पर ध्यान दो, अगर कंडक्टिंग शेल के बजाय ये सॉलिड कंडक्टर होता है ना, बॉल टाइप की, तो कंडक्टर के अंदर आ जाता, ये पॉइंट हम नहीं रख सकते इसमें चार्ज, बट ये कंडक्टिंग शेल है तो कंडक्टर केवल ये शेल वाले मटेरियल पर है ना। मतलब अगर मैं इस शेल की कुछ थिकनेस मान लूं, है ना, वैसे थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है, लेट से ये थोड़ा सा थिक है, इस तरीके का अगर है ना, थोड़ा सा थिकनेस है ये, ठीक है, बहुत कम है ये, बट ड्रॉ कर दी थोड़ी सी ताकि जो है तुम्हें समझ में आ जाए इस तरीके की। तो ये है केवल कंडक्टर, है ना, ठीक है। तो ये जो बेसिकली वो जो प्लास्टिक वाली बॉल आती है ना, अगर तुम्हें इमेजिन ऐसे करो कि जो हम पहले पढ़ रहे थे, जो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टर होगा वो सिर्फ कॉर्क की बॉल हो गई, और ये हो गई प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली होती है, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो सरफेस है ना, ये अंदर वाला जो मटेरियल है, वहां पर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक नहीं होती, उसके सेंटर पर खोखला होता है, और कॉर्क वाली बॉल में अंदर सेंटर तक कॉर्क होता है, तो यही फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अपना ये प्लस क्यू नॉट मैंने लाके सेंटर पे रख दिया, तो ये कंडक्टर के अंदर नहीं है, बट जैसे हमने वही कैविटी वाली प्रॉब्लम करी थी, कि जो हमने अभी ब्रेक बनाई थी, इस तरीके की ब्रेक बनाई थी, तो ये वाला कंडक्टिंग मटेरियल था, अंदर खोखला था कैविटी, तो ये भी उसी तरीके का है, बट बस एक ही फर्क है कि ये थोड़ा सा अच्छी खासी थिकनेस की थी, ये नेग्लिजिबल थिकनेस है, हमने मान लिया थोड़ा सा थिकनेस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी ये जनरली कुछ ऐसा है, एकदम सटा हुआ था, बहुत पतली सी सरफेस है, ऐसी सी, है ना। ठीक है, तो ये क्यू नॉट ला के रख दिया हमने, ठीक है। तो अब बताओ इसके डिफरेंट सर्फेसेस पर चार्ज क्या होगा इस कंडक्टर के, है ना। अगेन वही करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके का हमने गॉसियन सरफेस ले लेंगे, है ना, ये हो गई गॉसियन सरफेस, है ना।
गॉसियन सरफेस हमने कहाँ ली, उस पतली सी लेयर में, जैसे प्लास्टिक की बॉल के प्लास्टिक के बीचों बीच, है ना, समझे बात को, इमेजिन कर लेना। ये मैंने मोटा बनाया है, ये एक्चुअली में थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये वही शेल है जिसको हम जनरली ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, एक लाइन बना के। थोड़ी सी थिकनेस मैंने मानी है, ठीक है। जैसे रॉड को तुम ऐसे भी बना देते हो, बट अगर रॉड के अंदर हमें कुछ वो करना होता था तो हम इस तरीके से थिक भी बना देते हैं, वही वाली बात है, ठीक है। चलो, तो ये गॉसियन सरफेस के लिए मैं लिखूंगा कि इसके लिए भी अगेन, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आ रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और ये बराबर होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से वही आ गया अगेन कि क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए। क्यू इनसाइड जीरो कब होगा, क्योंकि अब हमने ये प्लस क्यू नॉट तो रख दिया है, तो इसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पर एक माइनस क्यू नॉट चार्ज अपीयर हो जाएगा, इस तरीके से। कितना, माइनस क्यू नॉट। तो अब बाहर वाले सरफेस का क्या होगा, बाहर वाले सरफेस पर ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज था, तो वो कंजर्व रहना चाहिए, तो कंडक्टर का नेट चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू, जो पहले भी था, वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, और लेट से बाहर वाले सरफेस पर कुछ एक्स चार्ज है ना, लेट से इस पर एक्स चार्ज हो गया, तो एक्स की वैल्यू सिंपल तुम्हें दिख रही होगी, क्यू प्लस क्यू नॉट हो जाएगी। तो अब बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज है वो क्यू ना हो करके बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा वो, क्यू प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। तो अब इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि एक्चुअली में हमने क्या किया, है ना, कि हमारे पास इस तरीके का एक स्फेरिकल शेल था, ठीक है। अब मैं थिकनेस इसकी नहीं बना रहा, ठीक है, इस तरीके का, है ना। इस पर प्लस क्यू का चार्ज था नेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लाए, ले करके यहाँ इसके सेंटर पर रख दिया, क्योंकि ये हॉलो है इसलिए रख सकते हैं, अगर ये सॉलिड होता तो हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं दे सकते, वो जो भी चार्ज दोगे वो उसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। तो ये प्लस क्यू नॉट मैंने ला करके यहाँ पर रख दिया। इसके बाद होगा क्या कि ये वाले सरफेस पर इसके माइनस क्यू नॉट अपीयर हो जाएगा, और बाहर वाले पर क्यू क्यू तो था ही, और क्यू नॉट और ऐड हो जाएगा। ये हुआ क्या एक्चुअली में, कि वही बाहर वाले से अंदर वाले में प्लस क्यू चार्ज का ट्रांसफर हो गया, है ना, जैसे कैविटी में होता था। बस कैविटी वाले में फर्क क्या होता था कि जो हम पहले कर रहे थे वो कुछ ऐसा था कि बाहर वाले पर अगर जीरो होता तो ये प्लस होता, ये माइनस क्यू नॉट, और बाहर वाले पर प्लस क्यू नॉट, तो नेट कंडक्टर का चार्ज माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट ऐड होकर जीरो हो जाता। बट अब नेट कंडक्टर का चार्ज अगर तुम ऐड करोगे माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, तो नेट चार्ज इन दोनों को ऐड करके आएगा प्लस क्यू, जो कि पहले भी था। तो इनिशियली चार्ज था, तो इस तरीके से हम चार्जेस लिख लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई ऐसी बस रॉकेट साइंस नहीं, बस आसान चीज है। चलो भाई, ठीक है। हम्म, एक और पॉइंट बता देता हूँ, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और इसके साथ तुम्हारा गॉस लॉ भी खत्म होता है आज। नेक्स्ट लेक्चर से हम पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट से हमारे पास इस तरीके का एक इरेगुलर सा कुछ कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इस तरीके की एक कैविटी है, ठीक है। ये ये हमारा कंडक्टर है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लाए, और हमें ला करके इस कंडक्टर को दिया। तो तुम्हें बताना है कि ये चार्ज कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखो, पहली बात तो ये है कि अंदर तो कोई चार्ज जाएगा नहीं, इस ब्रिक वाले मटेरियल में तो कोई चार्ज होगा नहीं, क्योंकि वहां पर चार्ज हो नहीं सकता। तो पहली बात, चार्ज इसका यहाँ पर आ सकता है, इस वाले सरफेस पर, लेट से इस तरीके से कुछ चार्ज आ गया। हम्म और दूसरा चार्ज इसके अलावा इस इनसाइड वाले सरफेस पर भी आ सकता है। बट अब सवाल ये है कि क्या इस सरफेस पर, इनसाइड वाले सरफेस पर कोई चार्ज आएगा। चलो देखते हैं। उसके लिए क्या करें, इस तरीके से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, है ना, ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। अगेन इसके लिए फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए, है ना। और अंदर कोई चार्ज अभी तो है नहीं, बट अगर इसका कोई भी, इस क्यू नॉट से थोड़ा भी चार्ज मैंने इसके अंदर वाले सरफेस को दे दिया, तो क्यू इनसाइड नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्यू इनसाइड नॉन जीरो हो जाए, नहीं, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पूरा क्यू नॉट, ये पूरा का पूरा क्यू नॉट आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरा क्यू नॉट आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अगर अंदर हल्का सा भी चार्ज जाता, अगर अंदर हल्का सा भी चार्ज जाता, है ना, तुम्हारे नोट्स के लिए लिखा दे रहा हूं, तो Q इनसाइड नॉन जीरो हो जाता फॉर गॉसियन सरफेस, विच कांट बी पॉसिबल, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसीलिए अगर इस तरीके का हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें ऑलरेडी एक कैविटी प्रेजेंट है, तो वो सारा का सारा चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा, इनर वाले सरफेस पर भी नहीं जा सकता। इनर वाले सरफेस पर गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
इनर वाले सरफेस पर गया, तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि जो है फिर क्यू इन यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक शेल है ना, कंडक्टिंग मटेरियल का ये कंडक्टिंग शेल है ना, कंडक्टिंग शेल है, तो अगर हम इसको प्लस क्यू नॉट चार्ज दे रहे हैं तो वो सारा का सारा इसके आउटर सरफेस पर जा रहा है ना, और ये पूरा प्लस क्यू नॉट है ना, और अंदर के लिए क्यू इक्वल टू जीरो, अंदर वाले सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं जा रहा है। बस वही चीज मैंने और वो कर दी। तो यही है कि जब इसकी थिकनेस हल्की सी मानोगे और एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो वहां तुम्हें दिख जाएगा कि अगर इस पे अंदर हल्का सा भी चार्ज चला गया, उस गॉसियन सरफेस के लिए कुछ एक नॉन जीरो फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि उसके उसके लिए क्यू इन नॉन जीरो हो जाएगा, और उस केस में कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी, विच कांट बी ट्रू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसीलिए जो भी क्यू नॉट देंगे वो पूरा का पूरा आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा। और ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी एक बार बताई थी, तब ये गॉस लॉ वाली चीज नहीं बताई थी। अब तुम्हें और क्लैरिटी आ गई होगी उस पर, तो लिख सकते हो कि charge given to a conductor resides on its outer, आउटर पे स्पेशल एम्फेसिस रखो, ठीक है, सरफेस ओनली, है ना, अंदर वाली सरफेस पर भी नहीं जाएगा, अंदर तो नहीं जाएगा, अंदर वाली सरफेस पर भी नहीं जाएगा इस केस में, जैसे ये हॉलो वाला कंडक्टर है तो, क्योंकि अंदर गया तो फिर तुमने देख ही लिया क्या होगा। ये हमने थिक वाले केस में बना लिया। थिन में वही इमेजिन कर लो, हल्की सी थिकनेस ऐसे इसकी, फिर एक गॉसियन सरफेस बनाओ यहाँ पर, और उस गॉसियन सरफेस पे तुम्हें वही सेम चीज दिख जाएगी कि अगर उसके अंदर वाले सरफेस पर हल्का भी चार्ज आया तो नॉन जीरो चार्ज क्यू इन हो जाएगा, और इस वजह से तुम्हारा नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सॉरी नेट फ्लक्स नॉन जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इसीलिए जो भी चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर से रिलेटेड, जो हम गॉस लॉ पढ़ने के बाद ही समझ सकते थे। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डन कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग एंड तक देख रहे हैं। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।